जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में जिसका कि नाम है लॉ विद रोनित। जी हाँ साथियों, मैं कार्तिक भारतवंशी एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप हमारे पीछे स्लाइड पे देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिट्स के बारे में। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो रिट्स का जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। कैसे महत्वपूर्ण भाग है इसको आज हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। अगर मैं रिट्स के बारे में बात करूंगा तो बेसिकली देखिए 5 प्रकार के रिट्स होते हैं, जिसमें से हमारा हैबेस कॉर्पस होता है, मैंडेमेंस होता है, सर्सेरी होता है एंड प्रोहिबिशन होता है। इसके अलावा कोअरेंट होता है। एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में टॉपिक में आराम से समझेंगे और अच्छे से कोशिश करेंगे ये समझाने के लिए कि इसमें क्या कहना चाह रहा है और आखिर क्यों यह रिट हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं। अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूंगा तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले अगर हम रिट के बारे में बात करेंगे तो देखिए बेसिक चीज़ आप ये समझ लीजिए कि जो रिट है इसकी लोकेशन कहाँ है हमारे संविधान में। अगर मैं इसके लोकेशन के बारे में बात करूंगा तो ये हमारे भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 32 है, आर्टिकल 32 है, वहां पे इसको दिया गया हुआ है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले 5 विशेषाधिकार रिटों का उल्लेख है। ठीक है, 5 विशेषाधिकार रिटों का उल्लेख के बारे में यहां पे बात कर रहा है। अब कह रहा है कि इन रिटों के जो मूल नाम है वह लैटिन भाषा में है। आपके अगर क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने कि ये जो रिट्स के जो नाम दिए हुए हैं ये किस भाषा में दिए हुए हैं, तो आपको सीधे कहना है कि इसका जो भाषा ये लैटिन भाषा में दिया हुआ। ठीक है, अब वो कौन कौन से नाम है? पहला हमारा क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है। दूसरा क्या है? परमादेश है। तीसरा क्या है? अधिकार परीक्षा है। चौथा प्रतिषेध और लास्ट हमारा क्या है? उत्प्रेषण है। ठीक है, ये हमारे 5 प्रकार के रेट होते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? ठीक है, जैसा कि आप इसमें शब्दों में देख सकते हैं, यहां पे साफ साफ लिखा है शरीर को पाना। अर्थात शरीर को पाना का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हैं, बंद करते हैं, तो उसके कुछ राइट होते हैं, उसके कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, तो वो अपने अधिकारों को कहां बताएगा? अपनी बेसिक राइट को लेके कहां जाएगा? कोर्ट के सामने जाएगा। कोर्ट के सामने जाएगा, बताएगा कि साहब मैं दोषी हूं या निर्दोषी हूं, जो भी अपने आप को साबित करने की कोशिश करेगा। तो उस व्यक्ति के शरीर को पाने के लिए यहां पे लिखा गया है शरीर को पाना। अब देखिए, इसके द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का क्या करता है? आदेश दे सकता है। ठीक है, आदेश दे सकता है। ताकि क्यों जरूरी है? ताकि बंदी बनाए जाने के कारणों का परीक्षण किया जा सके। आखिर ये पता तो किया जा सके कि क्यों उनको बंदी बनाया गया है। आगे देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को अवैध रूप से बंदी बनाया गया है तो न्यायालय उसे मुक्ति का आदेश दे सकता है। ये सारी प्रोसीजर कब होंगे? जब कोर्ट को यह बिलीव हो जाएगा, जब जांच पड़ताल में उनको ये पता चल जाएगा कि जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है वो दोषी नहीं है, वो निर्दोष है, तो उसको क्या कर देगा? वहां पे जो कोर्ट है वो उनको मुक्ति का आदेश दे देगा। ठीक है, इस प्रकार यह व्यवस्था जो है नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उस मौलिक अधिकार में हमें जीने का अधिकार है, हमें ट्रेड का अधिकार है, हमें एक से जगह से दूसरी जगह आने जाने का अधिकार है। लेकिन इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? इन अधिकारों की रक्षा हमारा आर्टिकल 32 करेगा, जिसके तहत क्या है? जिसके तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अगर हमारे इस व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे में क्या, उसको सुरक्षा प्रदान करने का कारण कौन करेगा? ये हमारा न्यायालय करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर इसमें आगे मैं बात करूं तो राज्य तथा उसके प्राधिकारियों के अतिरिक्त, ठीक है, राज्य तथा उसके प्राधिकारियों के अतिरिक्त क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है बिना युक्त कारणों के, न तो राज्य द्वारा और न ही किसी व्यक्ति द्वारा किसी को स्वतंत्र रहने के अधिकार से वंचित किया जाएगा। कहने का मतलब यह है, यहां पे जो रीजनेबल जो रीजन दिया हुआ है, बिना इसके आप क्या कर सकते? किसी को बंदी नहीं बना सकते हैं। ठीक, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जो है ये जारी नहीं किया जा सकता है जब किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार या न्यायालय के हस्तक्षेप से बंदी बनाया गया है। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है कि जब तक कि किसी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार या न्यायालय के हस्तक्षेप से बंदी बनाया गया है। आगे देखते हैं इसमें क्या कहता है।
अगर मैं इसमें आगे बताऊं तो उच्चतम न्यायालय के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रिट का प्रयोग न केवल अवैध रूप से विरुद्ध किए गए व्यक्तियों को मुक्त कराने के लिए बल्कि जेल में बंद कैदियों के प्रति जो अमानवीय एवं क्रूर व्यवहार है उनके विरुद्ध भी क्या होता है, संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि ये जो अधिकार है ये हमें केवल जेल की सलाखों के बाहर ही नहीं प्राप्त होते हैं, अपितु जेल के अंदर यदि हम बंद हैं तो वहां भी हमारे कुछ बेसिक राइट होंगे। तो उस बेसिक राइट का हमारे संरक्षण हो रहा है या नहीं हो रहा है उसकी भी जांच पड़ताल करने के लिए हम इस रिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा रिट कौन सा है? अगला हमारा रिट है परमादेश। ठीक है, परमादेश को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम आदेश। ठीक है, अब देखिए परमादेश एक उच्च आदेश है जिसके माध्यम से लोक प्राधिकारियों को, अब देखिए किसको आदेश दिया जा रहा है, लोक प्राधिकारियों को अपने वैध कर्तव्यों का पालन करने के लिए यह आदेश बाध्य किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है, उनके जो वैध कर्तव्य हैं, मतलब जिस कार्य के लिए वो क्या है, जिस कार्य के लिए वो ऑथराइज्ड हैं उसको करने के लिए क्या किया जा रहा है, उसको करने के लिए उनको बाध्य किया जाता है ताकि मूल अधिकारों को सुरक्षित रखा जा सके। यह आदेश सार्वजनिक पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों तथा अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि स्वयं सरकार तथा अधीनस्थ न्यायालयों व न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है। मतलब इससे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं तथा न्यायिक संस्था हैं वो भी इससे बचे नहीं हैं, इनके खिलाफ भी हम परमादेश का रिट क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। लेकिन यह किसी निजी संस्था या व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता। जाहिर सी बात है, हमें जो हम रिट्स जो हमें मिले हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो हमें स्टेट के खिलाफ प्राप्त हैं। तो कोई जो प्राइवेट पर्सन है वो तो कोई स्टेट है नहीं, तो हमको उसके खिलाफ कैसे मिलेगा? तो वही कह रहा है किसी निजी संस्था या किसी व्यक्ति के खिलाफ हमें ये रिट नहीं मिला हुआ है। ठीक है, यदि किसी प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार करना अपेक्षित हो, ठीक है, क्या कह रहा है, यदि किसी प्राधिकारी द्वारा विवेकानुसार कार्य करना अपेक्षित हो तो उस स्थिति में भी परमादेश रिट जारी नहीं किया जा सकता है। ठीक, अब देखिए आगे इसमें कह रहा है कि परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगे, क्या लगे, कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी जो है क्या कर रहा है, अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है। ठीक, जब संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं करेगा तो इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। तो जब प्रभावित हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में यह माना जाएगा कि उनके खिलाफ क्या, हम परमादेश का जो रिट है वो हम जारी कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा रिट है वो है हमारा है अधिकार परीक्षा। भाई आप किसी पद पे आसीन हैं, ठीक है, किसी व्यक्ति को लगता है कि साहब इनका जो नियुक्ति हुई है ये जो नियुक्ति है अवैध है, तो कोर्ट सीधे कहेगी कि भाई अधिकार परीक्षा जारी करके कहेगी भाई आपका क्या अधिकार है, क्या राइट है आपका कि जो आप उस पद पे आसीन हैं। तो भाई उनको जस्टिफिकेशन देना होगा कि साहब देखिए हम यहाँ से एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं और इस पद पर आसीन है, ये हमारा जुरिस्डिक्शन एरिया है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना कार्य को कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इस बात को साबित करने में असफल रहते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, उनको उस पद से हटाया जा सकता है। आइए इसके बारे में पढ़ के देखते हैं। लोक पद अथवा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के अधिकारों और शक्तियों का परीक्षण अधिकार परीक्षा के रिट के माध्यम से होता है। ठीक है, कह रहा है कि लोक पद अथवा उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के शक्तियों तथा अधिकारों का परीक्षण कैसे होगा, वो होता है अधिकार परीक्षा के माध्यम से होता है। ठीक, फिर इसमें कह रहा है कि इस रिट के द्वारा न्यायालय सार्वजनिक पद पर कार्य कर रहे किसी लोक प्राधिकारी से यह पूछ सकता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है। ठीक है, उनसे यह सवाल किया जा सकता है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका क्या अधिकार है जो आप काम कर रहे हैं, तथा उसके दावों को औचित्य सिद्ध न होने पर, जैसा कि मैंने बताया, अगर वह साबित नहीं कर पाता है तो क्या किया जाएगा, तो उसे रोका जा सकता है। किस लिए रोका जा सकता है, जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य को करने से रोका जा सकता है। इस रिट का शर्त यह है कि वह पद सार्वजनिक या मौलिक हो और किसी के प्रसाद पर्यंत न रखा गया हो। ठीक है, मतलब वो एक ऐसा पद होता चाहिए जो किसी मान लीजिए राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत जो है धारण न किया गया हो। तो ये हमारे अधिकार परीक्षा था। अगला जो हमारा रिट क्या है, अगला हमारा रिट है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब ही आपको देख के लग रहा होगा कि एक रोकने के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो क्या है प्रतिषेध, जो है एक न्यायिक रिट है और यह
उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक न्यायालयों को जारी किए जाने वाली एक क्या है, ये निषेधाज्ञा है। ठीक, अगर इसी में कह रहा है अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण अपनी अधिकारिता से बाहर कार्य कर रहा है, उसका जुरिस्डिक्शन जहां तक है उसके बाहर जाके यदि वह कार्य कर रहा है या देश के किसी विधि का उल्लंघन कर रहा है, तो न्यायिक कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिषेध की रिट जारी की जाती है और यह सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता। क्या कह रहा है, यह सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी नहीं किया जाता है जिस पर न्यायिक कार्य का उत्तरदायित्व नहीं है। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों या फिर क्या कह रहा है, अधिकरणों को अपनी विधिक सीमाओं या अधिकारिता के अतिक्रमण करने पर निषेध करती है। कहने का मतलब यह है कि आपकी जो अधिकारिता है आप उसी के अंदर अपने कार्यों को निर्वहन करें। यदि आप उससे बाहर जाते हैं तो आपके खिलाफ प्रतिषेध की रिट जो है वह जारी की जा सकती है। ठीक है, अब हमारा अगला जो रिट है वो हमारा है उत्प्रेषण। ठीक है, आइए देखते हैं उत्प्रेषण क्या है। अगर मैं उत्प्रेषण के बारे में बताऊं तो उत्प्रेषण क्या है, यह भी एक न्यायिक रिट है। ठीक है, अगर न्यायिक रिट के बारे में बात करेंगे तो दो हमारे न्यायिक रिट है, एक हमारा प्रतिषेध हो गया, दूसरा क्या हुआ, उत्प्रेषण। तो प्रतिषेध को हमने देख लिया, अब हम उत्प्रेषण को देख रहे हैं। उत्प्रेषण भी क्या है, एक प्रकार का न्यायिक रिट है जिसे हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायाधिकरणों को क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह फिर न्यायिक रिट है। ठीक, अगर कोई अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण न्यायिक कार्यवाही के पश्चात अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर या देश की किसी विधि का नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में कोई निर्णय दे देता है, भाई जाहिर सी बात है एक नेचुरल जस्टिस होता है, सबकी एक अधिकारिता होती है, तो उससे बाहर जाके अगर मान लीजिए कोई निर्णय दे देता है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो कोर्ट होती है उत्प्रेषण का रिट क्या कर सकती है, जारी कर सकती है उस न्यायालय के खिलाफ। तो उस निर्णय के प्रभाव को स्थगित करने के लिए, क्या काम करने के लिए, उसको स्थगित करने के लिए यह रिट को जारी किया जाता है। ठीक, अब इसमें आगे कह रहा है कि प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण जैसा कि मैंने बताया दोनों क्या है, दोनों एक न्यायिक रिट है जिसे सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या प्राधिकरण के विरुद्ध जारी किया जाता है। दोनों ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सभी दस्तावेजों को अपने पास क्या कर सकता है, मंगवाकर मामले की पुनः जांच कर सकता है। लेकिन दोनों रिटों में एक अंतर है, वह अंतर क्या है, दोनों रिटों में मुख्य अंतर यह है कि प्रतिषेध की रिट उस समय जारी की जाती है जब किसी मामले में कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण के समक्ष जारी हो गए हो और उस पर कोई आदेश न दिया गया हो। ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी तरफ जो उत्प्रेषण है वह रिट कब जमा, ये उस समय जारी किया जाता है जब किसी अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण ने न्यायिक कार्यवाही के पश्चात निर्णय दे दिया हो और उच्चतम और उच्च न्यायालय की राय में इससे किसी अधिकार या नैसर्गिक न्याय की अवधारणा को उल्लंघन हुआ है। मतलब जब कोर्ट को लगेगा कि किसी के नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन हुआ है, किसी के नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट क्या करेगी, अपने जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके खिलाफ उत्प्रेषण का जो रिट है वह जारी कर सकेगी। तो ऐसे में जब ये जारी कर देगी तो उस व्यक्ति को न्याय मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो क्लास था, ये शॉर्ट में हमने रिट के बारे में समझा जो हमारे अनुच्छेद 32 का जो हिस्सा है संविधान के। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम आपको दे देंगे। मिलते हैं आपसे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।